में बहुत कम देश है who are standing independently and willing able to face the US. अभी इंडिया ने भी घुटने टेक दिए हैं। मोदी जी ने कंडोलेंस भी नहीं दिया है फॉर मिस्टर Khamenei's डेथ। मोदी जी तो given according to you? Sorry? According to you, he should have given a condolence? No, I am not saying that. I am not saying he should have done this or he should have done that. I am putting forth an observation कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, who is a US vassal, he has tweeted condolences to the people of Iran on the assassination of Shri Khamenei ji, and he has condemned the assassination. India is not a US vassal, but Mr. Modi has not tweeted anything about Khamenei. And he has been tweeting to various Gulf leaders saying that India condemns the violation of their sovereignty and territorial integrity. Essentially, India is indirectly condemning Iranian actions, even though Iran is fighting a defensive war. So India has picked a side very clearly. भारत ने clearly एक side pick की है. भारत ने US और Israel वाली side pick की है. I am not saying it is wrong. India is not strong enough to pick any other side. Okay, US is too powerful for India. So India ने जो किया है, it is a very practical decision. It's a very practical choice. It is not ideological. It's practical. And I agree with what Mr. Modi is doing. मैं इसको बिल्कुल condemn नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल इसको oppose नहीं कर रहा हूँ. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि there are only few nations in the world who can stand up to the US. ईरान है, रशिया है, चाइना है, essentially आज. Okay? तो रशिया और चाइना के लिए बहुत important है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान is not destroyed. तो इसलिए रशिया में भी विलिंग टू डायरेक्टली गेट इन्वॉल्वड इन द फ्यूचर। सो मैं एक तरह से और इसको अगर देखूं अभिजीत जी, अगर मान लीजिए यूएस का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ड्रीम ऑब्जेक्टिव रियलाइज हो जाता है कि ईरान में रेजिम चेंज हो जाता है, यूएस का एक पपेट बैठ जाता है वहां पर, वुड दिस बी गुड न्यूज फॉर इंडिया? मेरे को जितनी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरे हिसाब से तो इट विल नॉट बी गुड न्यूज फॉर इंडिया, बिकॉज फिर पाकिस्तान जो है, जैसे पाकिस्तान का एक बॉर्डर ईरान से भी बिजी रहता है अभी, राइट? अगर वो वहां पर एक यूएस का पपेट बैठा है, आई डोंट थिंक फिर वो प्रॉब्लम एक रहेगी। उनकी भी पूरी जो रिसोर्सेज हैं और जो भी हर चीज वो होगी टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर। एंड जब यूएस पपेट बैठा हुआ था वहां पर, तो इंडिया के अगेंस्ट थी सारी पोजीशंस ईरान की, इफ वी रिमेंबर बिफोर 79। आप कैसे देखते हैं इसको, अगर रियलाइज हो जाते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स तो इंडिया के लिए? अगर यूएस का ड्रीम ऑब्जेक्टिव रियलाइज होता है और ईरान में एक प्रो यूएस पपेट गवर्नमेंट आती है, फॉर एग्जांपल जो कौन है, शाह का जो बेटा है वो बंदा, पहलवी या कोई, या पहलवी, अगर ऐसा होता है, इट इज द वर्स्ट डिजास्टर दैट यू कैन इमेजिन फॉर इंडिया। वर्स्ट डिजास्टर। क्यों? पहली बात, जैसे आपने राइटफुली कहा, 1979 के पहले जो पपेट गवर्नमेंट थी ईरान में, विच वाज प्रो यूएस, that was very strongly pro Pakistan and very strongly anti India. 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी एयरफोर्स के पूरे फाइटर जेट्स उड़ा के ईरान में बिठा दिए ताकि भारत उनको नष्ट नहीं कर सके, और ईरान ने उन फाइटर प्लेन्स को शरण दी so that they could be safeguarded from the Indian military. So Iran actually actively participated in the war and supported Pakistan 1965. तो अगर आज फिर से उसी शाह का बेटा आता है ईरान में and becomes the leader, king, shah, whatever, Iran will become like a super Pakistan for India. Okay? It will be like Pakistan but 4 times Pakistan, 5 times Pakistan. और पाकिस्तान और ईरान essentially एक ही एंटिटी होंगे, they will both be controlled by the US. तो पहला काम क्या करेंगे? They will take care of Afghanistan. अफगानिस्तान में pro India गवर्नमेंट बैठी है, तालिबान. Many Indians don't like it, but they are pro India and they are anti Pakistan. They will take care of the Taliban then. If Iran, because Iran का भी बहुत लंबा बॉर्डर है with Afghanistan और पाकिस्तान का भी है. अभी पाकिस्तान faces problems with Iran and Afghanistan both because Pakistan is a terrorist nation. लेकिन फिर फ्यूचर में अगर ईरान में ये regime change हुआ, it will be terrible for India. दूसरी बात, अगर ईरान को ये subjugate कर लेते हैं, then the Americans will turn their efforts and focus on India. Okay, और क्या करेंगे? They will try to balkanize India. आज अभी देखिए, यूएस का ड्रीम सिनारियो है कि ईरान में रेजिम चेंज हो जाए, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल सिनारियो है। प्रैक्टिकली यूएस क्या करना चाहेगा? वो ईरान को बाल्कनाइज करना चाहेगा। ईरान में लगभग 50% पॉपुलेशन ही पारसी है, पर्शियन है। बाकी काफी सारे दूसरे एथनिक ग्रुप्स है, जैसे कि शिया अरब्स है, लूरिस्तानीज है, बलोचिज है, कुर्द्स है, अजेरीज है। तो यूएस क्या करना चाहेगा ईरान में? कीप द वॉर गोइंग फॉर लॉन्ग, create a civil war like situation, water scarcity करो ईरान में, everybody has to start fighting for water, and then support
the other ethnic groups to create to secede from Iran. इस प्रकार से आप ईरान को balkanize कर सकते हो, and you can take over the oil rich territories through proxies like terrorists, like जैसा सीरिया में situation है वैसा. So that is the realistic scenario for the US in the long term. अगर उन्होंने ईरान में ये काम कर दिया, subjugate कर दिया ईरान को, next they will turn their eyes on India and try to balkanize India. Full focus आएगा इंडिया के ऊपर. So it is a disastrous scenario for India if Iran falls to the US. So in our best interest, it would be that Iran actually wins this war, right? Iran ki Yes. current regime rahe and the US somehow retreats. That's the best case scenario for us. Present scenario mein, when this Strait of Hormuz is being blocked, I hear कि वहाँ Chinese containers को निकलने दे रहे हैं. Is that so? Have they made an exception to the Chinese containers so far? ईरान के गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि nobody is allowed to cross the Strait of Hormuz except for Chinese shipping vessels. तो उन्होंने verbally ये कहा है कि हमारा पॉलिसी है, we will allow Chinese ships to go by, we will not target Chinese ships with missiles or drones. Any other ship tries to pass, we are going to target them. So stated तो उनका पॉलिसी ये है. Now the US has said, I think Trump का भी Truth Social पे एक truth drop हुआ है कि we are going to make sure that even if we have to escort, I'm in talks with the insurance companies also, even if we have to use all our force and might, we are going to do this service for the world and ensure कि अब Strait of Hormuz से सब कुछ pass हो. So how do you think this is going to unfold? India has 25 days of oil supply, what we hear. 25 दिन That's what one hears. That's what one very hears. concerning. Yeah. हाँ. तो अब इस पे तो इमीडिएट अगले कुछ दिनों में बहुत मेजर इम्पैक्ट आना है. या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा एंड इट विल बी ओके, अदरवाइज इट्स अ क्राइसिस वी आर लुकिंग एट. 100% अ क्राइसिस, मतलब जो ऑयल प्राइसेस शूट करेंगे एंड देन वुड वी गो थ्रू रशिया? हाउ वुड वी मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन दैट केस राइट नाउ एज वी स्पीक? It's you're right, this is a global crisis. पूरा global crisis है ये. So what can India do about this? एक option है कि we start buying Russian oil again. अभी हमने बहुत कम कर दिया था apparently. That's what one hears in the past few weeks because of American pressure. Now we will have to start it again. Trump ने 25% और टैरिफ डाल दिया तो करने दो. Who cares? We need oil. Oil के बिना तो our economy will grind to a halt. तो एक alternative है कि हम रशिया से भरपूर ऑयल खरीदना वापस शुरू करें. रशिया के पास ऑयल है, they can send it to us. ये एक possibility है. But will it be enough to offset the loss from the Strait of Hormuz? That's a big question. अगर in case it is not enough, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इंडियन नेवी को डिप्लॉय करें वहां पे, which is a very dangerous scenario, क्योंकि इंडियन नेवी if it is deployed and we are in a situation that's hostile to Iran, this could drag India directly into the conflict against Iran, जो हम नहीं करना चाहेंगे. दूसरा है, we can perhaps rely on the Americans to perhaps open the Strait of Hormuz and then our vessels, the vessels that are coming to India can come through. ये दूसरा situation है, but you can't rely on the Americans. ये दुनिया अगर हमने कुछ भी सीखा है हिस्ट्री से, we should learn this, that you cannot rely on the Americans. For example, 2024 से लेकर आज तक Strait of Bab al-Mandeb जो है between the Red Sea and the Gulf of Aden, that has been closed by the Houthis. ठीक है, Houthis are not Iran. Houthis are a small little government in Yemen. उनके पास कुछ मॉडर्न वेपन्स नहीं है, कुछ नहीं है. जो कुछ भी मिलता है उनको वो ईरान से आता है. Some missiles and some drones and whatever. तो इन मिसाइल्स और ड्रोन्स से को लेकर इस रैगटैग आउटफिट ने 2 साल तक स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब को बंद कर दिया. The Americans launched hundreds of airstrikes on the Houthis of Yemen. फिर भी they were not able to open the Strait of Bab al Mandeb. Eventually, Houthis agreed to allowing American ships to pass through, but they said we will not allow Israeli ships to pass through, and Israeli ships are still not passing through the Strait of Bab al Mandeb. तो एक छोटा सा ग्रुप है, the Houthis, they can close a strait like Bab al Mandeb, which is almost equally important like Hormuz. तो ईरान का मिलिट्री माइट को देखेंगे आप, you think the Americans will be able to keep it open? Do you think the Americans will be able to open it? I think even if the Americans try, they will fail. देखिए, अमेरिका के पास इस रीजन में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं. ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है और दूसरा हॉर्मुज के पास है. अभी हॉर्मुज के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप था उनका, यूएस का, उन्होंने उसको रीडिप्लॉय किया इनटू द इंडियन ओशन फर्दर अवे बिकॉज दे आर फ्राइटेंड द इरानियंस विल टेक आउट दिस एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल्स है वैसे. सो द अमेरिकन सबसे बड़ा सबसे पावरफुल जो शिप है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको उनको हटाना पड़ा फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ हॉर्मुज. तो आपको क्या लगता है अमेरिकन नेवल माइट से खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? आई डाउट इट.
I doubt it very much.